नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 22वीं प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। टॉप महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन का MCQज है आपके सिलेबस के अनुसार है, यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार है, बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों बात करेंगे बेहतरीन आपके यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन आपके सेलेक्ट किए हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, तो सभी एंड तक वीडियो देखिए, सभी 30 प्रश्न अटेंड करके जाइए और बेहतर तैयारी के साथ सिलेक्शन पाइए दोस्तों इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आई बटन पे एक लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न क्या है दोस्तों कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। जो बच्चे आपके दृष्टि दोष से युक्त बच्चे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो आकृतियों का ज्ञान कैसे दिया जाएगा। तो जो दृष्टि दोष से युक्त बच्चे होते हैं, दृष्टि दोष युक्त वाले बच्चे होते हैं, उनको अगर आकृतियों का ज्ञान देना हो तो त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा ज्ञान देना चाहिए। किसके द्वारा देना चाहिए? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है। मेरे सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। जो बच्चे जो होते हैं बहुत ही कम गति से सीखने वाले, यानी कि धीमी गति से, बहुत ही कम गति से, आप लोग समझ दें, गति से नहीं सीख पाते हैं, कम गति होती है उनको सीखने की, तो मुख्य विशेषता उनकी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, जो आपके बालक बालिकाएं होते हैं, जिनकी सीखने की गति कम होती है, तो उनमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के 10 से संभावित प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक भर्ती के संबंधित प्रश्न है और आपके परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है, यानी कि जन्मजात क्षमता कौन है। तो सभी लोग जानते हैं जो मूक बधिर होता है यह जन्मजात क्या है, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है। देखिए दृष्टि दोष की जो क्षमता जन्मजात नहीं होती है, श्रवण की नहीं होती है, मंद, लेकिन जो मूक बधिर की है यह क्या है, जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। प्रश्न आ गया अगला कि इनमें से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। ऐसे इकाई का नाम बताइए जिनका उपयोग जो है सुनने की क्षमता के लिए की जांच हेतु किया जाए, तो वह आपका डेसिबल है। अगर सुनाई यानी कि सुनने की क्षमता की जांच, यानी कि ध्वनि की जो जांच है, तो सभी लोग जानते हैं डेसिबल के द्वारा किया जा सकता है, तो डेसिबल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों और जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत करते हैं। शिक्षक भर्ती का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। यह आप लोगों का प्रेम और स्नेह है दोस्तों। प्रश्न यह है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु, यानी किस प्रकार के बच्चे हो जिनकी शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपके मूक बधिर, ठीक है, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, मूक बधिर बच्चों के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आस्तुभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, जो परफॉर्मेंस होता है उनका गुड होता है, अच्छा यानी कि गुड, ठीक है, परफॉर्मेंस उनका गुड होता है, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ क्या है दोस्तों। ठीक है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो संवर्धन का संगठन का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रवेश करना। ठीक है दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में संवर्धन संगठन का अर्थ होता है कि ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रवेश करना ही आपका संवर्धन संगठन का अर्थ कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर,
लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है, कौन सी एक्टिविटीज जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो एक्टिविटीज आपके यानी कि गतिविधि जो होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं आपके, गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है वह होती है कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो दोस्तों दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, जो ये गतिविधि है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। और ये सभी नोट्स PDF फाइल पाना चाहते हैं टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, क्योंकि शिक्षक भर्ती का दूसरा नाम दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर है। और बात करते हैं आपके सभी प्रशिक्षक भर्ती संबंधित मिलेंगे, सभी लाटेस्ट आपके सिलेबस के आधार पर मिलेंगे, क्योंकि सिलेक्शन का नाम दूसरा जायसवाल कोचिंग सेंटर। प्रश्न यह है दोस्तों कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। जो बच्चे जो हैं शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आपके शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे होते हैं उनकी अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है। तो शल्य चिकित्सक उनकी जो होती है अंतिम अवस्था कहलाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप सभी लोग पहली बार इस प्रश्न को अटेंड कर रहे हो और बेहतरीन प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। अभिसारी चिंतन बहिर्मुखी बहुत परिश्रमी, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वह अपसारी चिंतक के कहलाते हैं। अभिसारी मतलब सीमित रहना, अपसारी मतलब सब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं अपसारी चिंतक प्रवृत्ति के होते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। देखिए मौलिकता सृजनात्मकता से संबंधित है, प्रभाव भी है और उपयोगिता, ये तीनों सृजनात्मकता से संबंधित है। लेकिन जो मितव्ययिता यह सृजनात्मकता से आपका संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मितव्ययिता एक निगेटिव ऑप्शन है और प्रश्न भी आपका निगेटिव पूछा गया तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों कि इनमें से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। दोस्तों भूलने का सिद्धांत जब भी बात आती है तो सभी लोग जानते हैं प्रतीप अवरोध होता है। नहीं, भूलने के सिद्धांत जो होता है प्रतीप अवरोध होता है। तो भूलने का सिद्धांत प्रतीप अवरोध को ही भूलने का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्रश्न यह है कि इनमें से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय किसके। सिवाय, देखिए सिवाय संबंध के जो सभी ऑप्शन हैं, सिवाय संबंध के, भग्नाशा या निराशा के, तनाव के, चिंता के, ये सभी मानसिक विकार के लक्षण दर्शाते हैं। लेकिन आपका संबंध के ये नहीं दर्शाता है। तो मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय, संबंध के सिवाय आपके सभी दर्शाते हैं। तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो देखिए जो मानसिक स्वास्थ्य के नियम होते हैं, ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, क्रिएट करना, तो उन्हें बनाए रखना या अध्ययन का केंद्र बिंदु, यह कथन किसका है, तो आपके ड्राइवर का है। क्योंकि देखिए बनाए रखना यानी कि ड्राइवर को क्या है, जो गाड़ी का है चालक होता है वह क्या है, गाड़ी के संतुलन को बनाए रखता है। यानी सब कुछ जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है गाड़ी का ड्राइवर पर होता है, कंट्रोल ड्राइवर पर होता है। तो समझ गए लॉजिकल, मैंने आपको ये बात कह दी। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु ड्राइवर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, स्क्रीन पर है प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका 2005 है उसका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। देखिए जो NCF का जो सिद्धांत है, मार्गदर्शी आपका सिद्धांत है, वह है ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त करना और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ये तीनों जो है आपके ए ऑप्शन, बी और ये डी ऑप्शन, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। लेकिन आपका जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यह आपका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, NCF फ्रेमवर्क जो है आपका 2005 का। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न के पहले उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अब बेहतरीन प्रश्न NCF से प्रश्न आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं और मैं ऐसे पार्ट वाइज वीडियो लाने वाला हूँ। ये आपके प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट होते हैं, इसके बाद सभी आपके जितने मनोवैज्ञानिक जिनसे प्रश्न आते हैं पार्ट वाइज सभी के लाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन का
दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है दोस्तों। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, टारगेट 30/30 है, जरूर पूरा होगा। क्लासेज डेली लीजिए, पूरी क्लासेज अटेंड कीजिए दोस्तों। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 के दस्तावेज है, उनमें जो दस्तावेज में भाषा के लिए निहित क्या है दोस्तों। तो जो एनसीएफ के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है वह होता है एक ही भाषा, ठीक है। उसमें एक ही भाषा आपके निहित कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुभाषा है ना, द्विभाषा ना विभाषा, उसमें केवल एक ही भाषा है एनसीएफ में। सभी लोग नोट कर लेंगे, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। और अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, इसके आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, रटने के महत्व को प्रदान न करना एनसीएफ में सम्मिलित है। पुस्तकों को विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ये भी सम्मिलित है। और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ये भी सम्मिलित है। लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, यह एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। इसके पहले आप लोग, उम्मीद करता हूं सभी मित्रों को जय हिंद, स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं जायसवाल सर बात करूंगा अगले प्रश्न की। ये 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी कौन है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। और मेरा फेसबुक आईडी है एमपी रोजगार। एमपी रोजगार आप सर्च कर सकते हैं, मेरा फेसबुक आईडी है। उसमें आपके जो फोटो में दिखेगा उसमें आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर का आइकन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी रोजगार फेसबुक में भी, हमें आईडी में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जो दोस्तों 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, लेकिन विद्यार्थी वह आपका दृष्टिबाधित है, यानी उस विद्यार्थी को दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसके साथ जो है कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चा है, असमान बच्चा है, ठीक है। तो उसके साथ जो है समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम की सहायता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको क्या है, श्रव्य सीडी के माध्यम से ही शिक्षा या शिक्षण प्रक्रिया कराई जाती है और बेहतर होती है श्रव्य सीडी के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को क्या कहेंगे। तो कक्षा में जो दोस्तों न्यून दृष्टि वाले होते हैं, कक्षा 5 के अगर बच्चे हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो क्या है, न्यून दृष्टि वाले बालक, यानी छोटी छोटी जो है न्यून दृष्टि, थोड़ा थोड़ा दिखता उनको, थोड़ा बहुत दिखता उनको, न्यून दृष्टि वाले बालक हैं, वो भी कक्षा 5 के हैं। तो कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 41 से 46 में किसके कल्याण से संबंधित है। तो आपके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में से लेके 41 व 46 में जो दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से कल्याण से संबंधित है। जब आप लोग भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 है, ये किसके कल्याण से संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए दोस्तों, 20 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या यानी कि करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या जो है शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो यह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली ओर संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है दोस्तों कि समावेशी दिशा। अब देखिए, समावेशी शिक्षा जो होती है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी जो कक्षा होती है, यहाँ पे दिशा नहीं कक्षा होना चाहिए, तो समावेशी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है दोस्तों। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लाइनों को, सभी ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, क्या होता है उसमें जिस पर आपके समावेशी विद्यालय होते हैं। तो एक समावेशी विद्यालय जिसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय में शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बेस्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन भी हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी विद्यार्थी बालक बालिकाएं होते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है उन बालक बालिकाओं के प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जो समान विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।
राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम एक्ट जो है आपका, इससे प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, आरटीए एक्ट जो आपका 2009 है, एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए दोस्तों। तो आरटीए एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो है एक अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करना चाहिए, तो विद्यालय को नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। यानी ये सभी ऑप्शन जो है आरटीए एक्ट 2009 के अध्यापक के लिए ये दायित्व पूरा करना होगा, ये तीनों दायित्व पूरा करना होगा। तो उपरोक्त सभी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, इसके पहले उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों। प्रश्न अगला यह है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। जेएनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया है, किससे सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों। तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। किसके लिए किया गया है, महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। जो एनसीएफ 2005 था उसमें क्या बातचीत की गई है दोस्तों। तो एनसीएफ 2005 में क्या बातचीत की गई है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। कि ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है। जब ज्ञान स्थायी दिया जाता है तो ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती हो। तो वह राष्ट्रीय पाठचर्या में बात यही की गई है दोस्तों कि जो स्थायी ज्ञान दिया जाता हो, ज्ञान का विकास होता हो, इसकी संरचना की जाती हो, वही आपका ठीक है एनसीएफ 2005 में बात की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों क्या है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स जो होते हैं उनमें से किस सुधार को सुझाया गया था, यानी सुलझाया गया था। ठीक है, क्रिएटिविटी की गई थी उसमें, सुलझाया गया था दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठचर्या जो कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों यानी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के तहत जो है सुधार किया गया था। देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा का सुधार किया गया था, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में सुधार किया गया था, सामूहिक कार्य यानी कि ग्रुप वर्क आपका जो है इक्वलिशन है, इनमें भी आपका सुधार किया गया था। उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों अगर मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप लोग वीडियो पॉज कर भी अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें 30 प्रश्नों को यहाँ पे करना पड़ता है और अंडर 25 मिनट में हमें सभी प्रश्नों को करना पड़ता है, 20-25 मिनट में, ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सकें, कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें और सिलेक्शन आपका हो सके, क्योंकि सपना पूरा होगा आपके अपने परिवार का दोस्तों। और जब आपका सपना पूरा होता है तो ये शिक्षक भर्ती के चैनल जो है इसका भी सपना पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, 2 प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों इस क्लास पर, इस प्रैक्टिस सेट में, कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। जो समावेशी शिक्षा होती है किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा की ओर इंगित करती हैं, संकेत करती हैं, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यताओं या योग्यता स्थिति को ध्यान में रखने के बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का, कि सृजनात्मक बालक के में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाया जाता। जो सृजनात्मक बालक होते हैं इनमें कौन सा गुण जो दोस्तों नहीं पाया जाता है। देखिए, खोजपूर्ण की प्रवृत्ति होती है सृजनात्मक बालक में, क्रियाशीलता होता है, सीमित रुचियां जो हो गया। लेकिन आपके यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गया कि सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता, सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या सही होगा, सभी लोग बताएंगे। देखिए, खोजपूर्ण की प्रवृत्ति होनी चाहिए सृजनात्मक बालक में, अच्छी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए। लेकिन जो बालक सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें क्या होता है, सभी लोग बाजे, जो भैया सृजनशील बालक है, सृजनात्मक बालक है, तो उनमें जो रुचियां होती हैं वह सीमित नहीं होती हैं। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं होता, यानी सीमित रुचियां का गुण, ये गुण ही नहीं है।
खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है, अच्छी अंतर्दृष्टि होती है, क्रियाशीलता होती है। तो राइट ऑप्शन यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बताइए ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, बेहतरीन लगे हों लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, और ये टीटी जाम का चैनल है यानी शिक्षक भर्ती का चैनल है, और आप लोगों का प्रेम स्नेह दोस्तों बहुत अच्छा मिल रहा है। दोस्तों बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें दोस्तों, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, और ये भी एक शिक्षक भर्ती का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, इसे भी लाजवाब बनाने के लिए लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।